मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी की 9 किस्तें सुन चुके हैं। अब 10वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। रात जसवंत और हमारे नए साथी ने मुझसे अलहदा गुजारी। अगले रोज मुझे मालूम हुआ जसवंत ने नए साथी को तो एक सराय में कयाम के लिए जगह दिला दी थी, जबकि खुद उसने रात होटल में बसर की। दूसरे दिन अल सुबह हम लोग मंसूबे के मुताबिक इकट्ठे हो गए थे। हम तीनों ने भी आम किस्म का लिबास पहन रखा था। सिर्फ नए साथी ने बतौर एहतियात गर्म चादर ओढ़ रखी थी। हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पहुंचने तक उसकी जिस्मानी हालत नॉर्मल रहे। एक दरमियाने दर्जे के होटल में नाश्ता करने के बाद हम तीनों उसी बाग में इकट्ठे हो गए थे। यहाँ एक महफूज कोने में बैठकर करीबन 2 घंटे की बहस व तमहीद के बाद बिलाखिर जसवंत और मैंने इत्तफाक राय से अपनी दास्त के मुताबिक सरहद अबूर करने के लिए एक बेहतरीन जगह मुंतखब कर ली थी। जसवंत और मेरे साथी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं दिल्ली से वापस पलट जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें तन्हा छोड़कर रवाना होना गवारा न किया। मैं चाहता था अपनी आंखों से उन्हें बाहिफाजत सरहद पार करता देख सकूं। मेरे बजिद होने पर वो मुझे सरहदी इलाके तक साथ ले जाने पर रजामंद हो गए। रेलवे टाइम टेबल से हमने मालूमात हासिल की और एक ऐसी गाड़ी का इल्म हुआ जो हमें हमारे मतलूबा स्टेशन पर शाम के वक्त पहुंचाती थी। वो दिन भी हमने दिल्ली में गुजारा और दूसरे रोज अल सुबह ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल को चल दिए। इस मरतबा हम तीसरे दर्जे में आम भारतीय शहरियों के रूप में सफर कर रहे थे। हम आपस में कभी कभी इस तरह बात कर लेते थे जैसे एक ही डिब्बे में सफर करने वाले मुसाफिर एक दूसरे से बात किया करते हैं। स्टेशन पर कोई खास सरगर्मी देखने में नहीं आई थी। गालिबन इंडियन सिक्योरिटी को यह ख्याल गुजरा था कि हम दिल्ली से किसी और तरफ निकल गए हैं। गाड़ी शाम के करीबन 6 बजे हिंदू मलकोट पहुंची। छोटे से स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरते हुए हमने सामने नजर दुराई तो हमें रेलवे लाइन टूटी हुई नजर आई। जहां रेलवे लाइन का सिलसिला खत्म होता था, जिसके बाद पाकिस्तानी सरहद शुरू हो जाती थी। स्टेशन से बिल्कुल मुल्हिका BSF की चेक पोस्ट बनी हुई थी। उसके अलावा खेतों में मुख्तलिफ जगह उन्होंने निगरानी के लिए बैरियर बना रखे थे। कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आ रहा था, जिसकी ऊंची छत के एक कोने में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सिपाही आंखों से दूरबीन लगाए इतराफ का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ पाकिस्तानी इलाके पर ही नजरें रखे हुए नहीं था, बल्कि इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों से भी बाखबर था। जैसे ही उसकी दूरबीन का रुख प्लेटफार्म की तरफ हुआ, न जाने क्यों मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। करीबी देहात के रहने वाले लोग खेतों में चलते हुए गांव की समत जा रहे थे। तयशुदा प्लान के मुताबिक हम लोग डब्बे से उतरते ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। उन्होंने तकरीबी देहात की तरफ जाने वाली पगडंडी का रुख किया, जबकि मैं मुखालिफ समत शहर की जानिब चल दिया। रेलवे स्टेशन से पाकिस्तानी सरहद का फासला बमुश्किल 1 फरलांग बनता था। जसवंत और मेरे साथी ने बड़ी जुरात का मुजाहिरा किया था जो उन्होंने इतने खतरनाक इलाके को सरहद अबूर करने के लिए मुंतखब किया। उनका ख्याल था कि भारतीय सिक्योरिटी की नजरों में आने तक वो कम अज कम आधा फासला तय कर लेंगे और आधा वो अपनी कुव्वत इरादी के बल पर भाग कर भी तय कर सकते थे। मेरे साथी का ख्याल था कि गोली लगने की सूरत में भी वो कम अज कम पाकिस्तानी इलाके में गिरेंगे। इस तरह अपने वतन की खाक तो नसीब होगी। वो एक दफा फरार होने के बाद दोबारा जिंदा भारतीय हुकूमत के हाथ नहीं आना चाहता था। मैं उसके जज्बे की दाद दिए बगैर न रह सका। जसवंत ने भी उसकी ख्वाहिश और जज्बात के एहतराम में उस इलाके पर इत्तफाक राय किया था और अब वो दोनों जियाले कदम बकदम अपनी सरहद की तरफ गामजन थे। मैं स्टेशन के कोने में पेशाब करने के बहाने बैठ गया था। मेरी नजरें उन पर जमी हुई थी। सर्दियों के मौसम की वजह से सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन अभी तक इतनी रोशनी जरूर बाकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट पर लहराता हुआ सब हिलाली परचम साफ दिखाई दे रहा था। रेंजर की पोस्ट दरख्तों के झुंड में घिरी होने की वजह से गो के दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में वो सब कुछ महसूस कर सकता था जो वहाँ मौजूद था। खाके वतन के इतना करीब होने के वजह से मुझ पर एक खास किस्म की जज्बाती कैफियत तारी थी। पाकिस्तानी फिजाओं की समझ से आने वाली हवाएं मुझे एक गोना तमानियत का एहसास बख्श रही थी। मेरे दिल में मोइज़न वतन की मोहब्बत के लिए मेरे जज्बात दो चंद हो गए थे। मेरा जी चाहता था कि मैं इन गासों पर कहर बनकर टूट पड़ूं जो मेरी तकद्दुस मुआब धरती की तरफ मैली नजरों से देख रहे थे। मेरे दोनों प्यारे एक दूसरे के पीछे पीछे देहातों के साथ गांव की समत जाने वाली पगडंडी पर रवां दवां थे। आगे आगे जसवंत था, उसके पीछे मेरा साथी। जसवंत के दाएं हाथ में देहाती तर्ज का कपड़े का थैला पकड़ा हुआ था, जिसमें एक रिवाल्वर और उनकी गोलियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने थैला कुछ इस तरीके से पकड़ा था कि चंद लम्हों के नोटिस पर भी वो रिवाल्वर निकाल कर फायरिंग कर सकता था। मेरे साथी ने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी। उसके दोनों हाथ चादर के अंदर थे और एक हाथ में उसने भी रिवाल्वर थाम रखा था। दोनों साथी चलते चलते अब उस मकाम पर पहुंच गए थे जहां से एक रास्ता गांव की समत जाता था और दूसरा पाकिस्तानी सरहद की तरफ। अभी वो मुश्किल 2 कदम ही चल पाए थे कि मैंने स्टेशन के करीब मंदिर पर बनी चेक पोस्ट पर निगरानी करने वाले मुहाफिज को चौंकते देखा। उसने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और गले में लटकी विसल को मुंह में लेकर दबा दिया।
और विसल की तेज आवाज मुझे वहां खड़े बखूबी सुनाई दे रही थी। खतरे का एहसास होते स्टेशन से मुल्हिका BSF पोस्ट से मैंने बारी बारी बाहर निकलते हुए 5 मुसल्लह सिपाहियों को देखा। यहाँ ऐसे वाकयात अक्सर रूनुमा होते रहते थे। शायद यही वजह है जो पहले से तैयार सिपाही यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। स्टेशन से ये मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे अलावा भी वहाँ मौजूद काफी लोग महवे तमाशा थे। विसल की आवाज सुनते ही बेइख्तियार मेरे हाथ अपने कपड़ों में छुपे रिवाल्वर को टटोलने लगे। मैं अकेला एक मामूली से रिवाल्वर से इन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, अलबत्ता जान जरूर गंवा सकता था, जिससे किसी को कोई फायदा न पहुंचता। मेरी हालत का अंदाजा आप बखूबी फरमा सकते हैं कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं अपने साथियों की कोई मदद करने से कासिर था। मैं बुत बना अपनी जगह खड़ा भागते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को देखता रहा। जैसे ही मेरे साथियों को ताक्कुब का एहसास हुआ, मैंने जसवंत को रुकते देखा। उसने हाथ के इशारे से मेरे साथी को एक समत रहनुमाई की थी। उनसे 15-20 गज के फासले पर ही पाकिस्तानी इलाका शुरू हो जाता था। चंद लम्हे तो मेरे साथी ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, फिर अचानक वह पाकिस्तानी इलाके की समत झुकते हुए भागने लगा। जसवंत अचानक पलटा। उसने एक दरख्त की आड़ लेकर अपने ताक्कुब में आने वाले पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उसे फायरिंग करते देखकर भारतीय सिपाही वहीं रुक गए थे। गालिबन वो खासे तरबियत याफ्ता लोग थे, क्योंकि चंद सेकंड में ही उन्होंने जमीन पर लेटकर पोजीशनें ले ली थी और अब उनकी खुदकार राइफलें शोले उगलने लगी थी। लेकिन बेसूद, क्योंकि जसवंत ने उनके जमीन पर गिरने का इंतजार नहीं किया था। वो भाग उठा और भागते हुए उसने रिवाल्वर दोबारा लोड कर लिया था। वो कभी कभी रुक कर एक आध फायर कर देता। इसी असना में किसी भारतीय सिपाही को ये हिम्मत न होती कि वो उठकर उसका ताक्कुब कर सके। जसवंत के चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भागने का अंदाज देखकर मैं ही क्या, स्टेशन पर महवे तमाशा बाकी लोग भी अशश कर उठे। वो तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा होकर भाग रहा था। उसके इस अमल में भी इतनी ताजीम और रब था कि कोई भी ये अंदाजा नहीं कर पाता था कि वो अचानक दाएं मुड़ेगा या बाएं तरफ। उसकी पोजीशन आड़ से हिंसे से मिलती जुलती थी। इसी असना में उसके अक्ब से फायरिंग की आवाज आई। गालिबन मेरा साथी जो अपनी धरती पर पहुंच चुका था उसे कवर फायर दे रहा था। बैनुल अक़वामी सरहद होने की वजह से भारतीय सरहदी अफवाज ज्यादा फायरिंग का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि दोनों इतराफ में सरहदों पर हंगामी सूरत हाल कार फरमा थी और किसी भी मुल्क की फौज की तरफ से की गई कोई भी गैर मामूली हरकत दूसरी समत की फौज को इश्तियाल दिलाकर जंग की सूरत हाल पैदा कर सकती थी। भारतीय अफवाज चूंकि मशरकी पाकिस्तान में की जाने वाली तखरीब कारियों में पूरी तरह मुलव्वस हो चुकी थी और मरकजी फौज कमांड की नजरें भी मशरकी सरहदों पर लगी हुई थीं, इसलिए वो खामखा अपनी अफवाज को मगरबी महाज पर किसी जंग में उलझाने की पोजीशन में नहीं थे। उनकी तमाम तर तवज्जो मशरकी पाकिस्तान की तरफ मबजूल थी। मगरबी सरहद पर लड़ाई मोल लेने में जो खतरात पोशीदा थे उनसे भारतीय सुप्रीम कमांड भी बखूबी आगाह थी और वो अपनी अफवाज को बांटने के लिए हरगिज तैयार न थी। सरहदी अफवाज की फायरिंग बंद होते ही मैंने जसवंत और अपने साथी को फिजा में उछलते देखा। गालिबन वो जोश मुसर्रत से फिर भारतीय सरहदी अफवाज को उनकी बेबसी का एहसास दिलाने के लिए हरकत कर रहे थे। मेरे दोनों दोस्त बखैर आफियत सरहद पार कर गए थे। खुशी के मारे मेरा दिल बिलियों उछल रहा था। चंद मिनट के बाद ही भारतीय सिपाही मुंह लटकाए वापस पकड़ की तरफ आ रहे थे। स्टेशन पर मौजूद लोग दिल खोल कर भागने वालों को दाद दे रहे थे। मैं मुतमईन शहर की तरफ चल दिया। सुबह पहली गाड़ी से मैं बठिंडा चला गया, जहां मुझे एक अहम काम सौंपा गया था। बठिंडा में हमारी इतलात के मुताबिक दुश्मन कुछ नई दिफाई नोयत की तामीरात कर रहा था। मुझे न सिर्फ उनका खोज लगाना था बल्कि ये भी जायजा लेना था कि वहाँ किस नोयत के हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। मिशन की अहम नोयत ने एहसास जिम्मेदारी को बढ़ा दिया था। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था। अजनबी शहर, अजनबी लोग और किसी हद तक अजनबी माहौल। मैंने भारतीय मुआशरे में गो के खासे मजबूत कदम जमा लिए थे, लेकिन मैं अपने इन इकदामात की वजह से शहर की हद तक ही महफूज रह सकता था। दिफाई फोकियत के अहम मकामात के गिर्द फैले हुए भारतीय इंटेलिजेंस के जाल में से रास्ता बनाना बच्चों का खेल नहीं था। बठिंडा में मैं शाम के वक्त पहुंचा था। एक होटल में मैंने सफरी एजेंट की हैसियत से कयाम किया। शाम को मैं शहर का चक्कर लगाकर अपने टारगेट से मुतल्लिक थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करके होटल वापस आया तो अपने कमरे में जाने के बजाय होटल के डाइनिंग हॉल ही में जाकर बैठ गया। मुझ पर सुबह से एक खासी बोरियत सवार थी। एक तो पैसेंजर ट्रेन का सफर ही थका देने वाला था, फिर सारा दिन धक्के खाने के बावजूद मुझे अपने काम की एक बात भी मालूम नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि नई फौजी नौयत की तामीरात किस जगह हो रही हैं और ऑफिसर इंचार्ज कौन है। एक कोने में लगी खाली मेज के गिर्द कुर्सी घसीट कर मैं बैठ गया। मुझे बैठते अभी चंद मिनट ही गुजरे थे जब मैंने एक सिख नौजवान को सारे हाल में बेचैनी से नजरें दौड़ाते देखा। करीबन हर मेज पर एक से ज्यादा लोग बैठे थे। वो सीधा मेरी तरफ चला आया।
सत श्री अकाल जी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। जवाब में मैंने भी फतेह बुलाई। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ महाराज? उसने बड़ी इंकिसारी से पूछा। क्यों नहीं, पधारिए, मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसकी खुश इखलाकी से मैं खासा मुतासिर हुआ था, क्योंकि पंजाबी और फिर सिख बदतमीज भले ना हो, लेकिन इतने नरम और मुलायम लहजे में गुफ्तगू वाकई अजीब बात थी। आप क्या यहाँ कयाम फरमा रहे हैं? उसने बैठते ही पूछा। जी हाँ, लेकिन फायदा कोई नजर नहीं आता, मैंने जवाब दिया। अगर बुरा ना मनाए तो अपना परिचय। प्रकाश नाम है मेरा, सेल्स एजेंट हूँ, कमीशन पर कोई काम भी कर सकता हूँ और पिछले 3 रोज से कोई बिजनेस नहीं मिला। मैंने उसका फिक्रा मुकम्मल कर दिया। बड़ा आनंद मिला आपसे मिलकर। मेरा नाम सूरन सिंह है, जलंधर में हमारी बर्तन बनाने की फैक्ट्री है। उसने अपनी फैक्ट्री का नाम बताते हुए कहा। आप क्या बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हैं? मुझे फिर उम्मीद की किरण दिखाई दी। जी हाँ, पिताजी की ख्वाहिश है कि मैं घूम फिर कर कारोबार का जायजा लूँ। उसने बहरे को इशारा करते हुए कहा। 2 काफी। मैं उसके कुछ कहने से पहले ही बहरे से कह चुका था, जो मेरे लिए काफी ला रहा था। धन्यवाद। मैं तो जबरदस्ती का मेहमान बन बैठा। आदमी खासा दिलचस्प और यारबाज दिखाई दे रहा था। अगर आप मंजूर फरमाएं तो मैं आपके लिए कोई खिदमत अंजाम दूं। मैं कमीशन पर बहुत सी फैक्ट्रियों के लिए काम करता हूं। मैंने बड़ी चापलूसी से कहा। क्यों नहीं, उसने दिलचस्पी लेते हुए कहा। यहाँ शहर से बाहर छावनी बन रही है, वहाँ सुना है ऑफिसर इंचार्ज कोई आया है। बाकी तो सारा स्टाफ यूपी मार्का ही है। इससे खासा लंबा ऑर्डर मिल जाएगा मैस के बर्तनों का। ये आप कैसे कह सकते हैं? उसने बेचैनी से मेरी बात काटते हुए कहा। सरदार जी, सेल्समैनशिप मुझे विरासत में मिली है। मैं जो बात कहूंगा उस पर अमल करके दिखाऊंगा, मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा। भारत में कमीशन एजेंट के बगैर किसी कारोबार का तसव्वुर ही नामुमकिन है। उस नौजवान सिख का ताल्लुक सिखों की कारोबारी कौम पापे से था। ये वो लोग हैं जो अमूमन पोठुहार के इलाके से मुतल्लक हैं और यहाँ से हिजरत करके भारत गए थे। पापे अपने बच्चों को इस वक्त कोई कारोबार नहीं सौंपते जब तक उन्हें उनकी बसीरत का यकीन न आ जाए या अपने सुरों से उनके कारोबारी होने का सबूत हासिल न कर लें। ये नौजवान अपने कारोबारी मिशन पर निकला था और चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल फरोख्त करके अपने माँ बाप की नजरों में मकाम हासिल कर सके। उसको ऐसा कमीशन एजेंट मिल जाना जो उसका माल मामूली कमीशन के एवज फरोख्त कर सके बड़ी खुशबख्ती थी। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मुझे पापा सिख मिल गया था और वो भी फैक्ट्री के मालिक का बेटा। मेरे ज़हन ने एक शानदार मंसूबा तरतीब दे लिया था और अब मुझे इस पर अमल करने के लिए उसके लवाजमात मुहिम पहुंचाने थे। मैंने जो मालूमात अब तक हासिल की थी उनके मुताबिक घबराए। पहले हिफाजती दरवाजे की हमने परवाह नहीं की थी और इस पर बगैर रुके बढ़ गए थे। कुछ सिविलियन जो यहाँ ठेकेदारी करते थे उन्हें शिनाख्ती कागजात के बाद एक मखसूस इलाके तक जाने की इजाजत थी। गालबन हमें भी पहरेदारों ने उन्हीं में से जान लिया था। अब हम इस इलाके में दाखिल हो चुके थे जहाँ हम नोयत की इमारतें बन रही थी। हमारे चारों तरफ मिसाइल और जदीद नोयत के दीगर हथियार नस्ब थे। मेरी पुरतजस्सिस निगाहें तमाम मनाजर को मेरे दिमाग की फिल्म पर मुंतकिल कर रही थी। अब खासा खतरनाक मरहला आ गया था। हम आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए थे। कुछ फासले पर बड़े बड़े बुलडोजर और क्रेनें अपने काम में मसरूफ थीं। लकड़ी की आर्जी गेट पर 2 मुसल्ला संतरी मौजूद थे। हाल्ट, एक ने स्टेन गन को पोजीशन में लेते हुए कहा।